स्टार्ट कर दीजिए। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन से है, कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला इसको बनाने के लिए। देखिए ये भारत है ना, भारत है, तब भारत के ऊपर में जाइएगा, भारत के ऊपर में जाइएगा तो आप यहां पर दिखाई देगा नेपाल, यहां पर है भूटान, और ऊपर में क्या है? चाइना, और इसके बीच में पूरा क्या है? तिब्बत है। क्या है? तिब्बत। और इसके बगल में, इधर में भूटान के बगल में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, और इधर में क्या है? म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। तो आप तिब्बत जाने के लिए आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा किसे लगाना पड़ेगा? इधर से नेपाल से लगाना पड़ेगा, इधर से किसे लगाना पड़ेगा? भूटान से लगाना पड़ेगा, और इधर से किसे लगाना पड़ेगा? चीन से। बाकी बिना पार के किसे जा सकते हैं? म्यांमार से। तो यही तो क्वेश्चन पूछे हुआ था आपसे, से कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना, कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना भारत से तिब्बत जा सकते हैं? ये बिना लगा दिया ना, तो इसलिए कौन हो जाएगा? भारत और म्यांमार। भारत और म्यांमार। बताइए म्यांमार से कितने रास्ते में लगाता है? 5 कि 4? म्यांमार से कितने रास्ते में लगाता है? कितने लगाता है? 4। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम लगाता है। और सबसे अधिक सीमा को लगाता है अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से कितने रास्ते में लगाता है? 5। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम को लगाता है। सिक्किम, हाँ बिहार लगाता है 722 किलोमीटर ना, गलत है तब। 722 किलोमीटर बिहार लगाता है, ठीक है ना, 722 किलोमीटर बिहार लगाता है। वहीं बात किया जाए भूटान से, तो भूटान से कितना लगाता है? 4। कौन कौन लगाता है? पश्चिम बंगाल, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक कौन लगाता है? असम। सबसे अधिक कौन लगाता है? असम लगाता है। क्या बोले? अरे क्वेश्चन नहीं समझ पाया। कह रहा है कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना, कौन से, क्या बोले? तो ये नहीं कह रहा कौन से अंतरराष्ट्रीय सीमा को पार किए बिना आप भारत से तिब्बत जा सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा पार किए नहीं जा सकता अरुणाचल प्रदेश से। क्या बोले? तो मैप दिखा देते हैं। देखिए आप देखो तिब्बत कहां पड़ता है? ये पड़ता है ना, तिब्बत है ना ये। आप इसके नीचे में क्या है? नेपाल है। नेपाल है कि नहीं है? इधर में आइएगा तो बांग्लादेश पड़ता है, और इधर में आइएगा तो क्या पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। इधर में क्या पड़ता है? नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कह रहा है कौन सा देश से अंतरराष्ट्रीय, मतलब कौन सा अंतरराष्ट्रीय देश है जिसको बिना पार किए हुए आप जा सकते हैं? यहाँ पे म्यांमार, तिब्बत जा सकते हैं, ठीक है ना। तो म्यांमार से आप जाइएगा, देखो बिना सीमा लगाए हुए पूछ रहा है, इतना दिमाग नहीं लग रहा है, बिना सीमा लगाए हुए पूछ रहा है। तिब्बत जाने के लिए बिना सीमा, ये सब सीमा लगा रहा है। नेपाल जाओगे ना, तिब्बत सीमा लगाता है, ठीक है ना। आप इधर में जाओगे, भूटान सीमा लगाता तिब्बत से, नहीं सो जाए। नेपाल सीमा लगाता है, भूटान लगाता है, चीन भी लगाता है। बाकी म्यांमार ऐसा अंतरराष्ट्रीय सीमा है भारत के साथ जो तिब्बत से सीमा नहीं लगाता है। ये भगवान, कहने का मतलब जैसे ही हुआ ना भारत, तो इधर में आओगे, नेपाल है ना, भूटान है और चीन है, तो इधर में अरुणाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश चीन सीमा लगाता है कि नहीं लगाता है? लगाता है ना। और इधर में जाओगे तो नेपाल से चीन लगाता है कि नहीं लगाता है? और इधर भूटान से लगाता है कि नहीं लगाता है? क्या म्यांमार से तिब्बत सीमा लगाता है? नहीं लगाता है ना। तो कौन सा अंतरराष्ट्रीय देश है जो बिना सीमा लगाए हुए आप जा सकते हैं? तो इधर से जाओगे तो सीमा लगता है कि नहीं लगता? लगवे करता है। भूटान से सीमा लगवे करता है, चीन से सीमा लगवे करता है। बाकी म्यांमार से लगता है इसका नहीं लगता है। गलती किया था क्या एग्जाम रे? नेपाल से नहीं लगता तिब्बत से, तो लगवे करता है ना। अब देखिए अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था? तो अल हलाल, ठीक है ना, अल हिलाल
और हिलाल पुस्तक का जो रचना किया कौन किया है? अब्दुल कलाम आजाद। और अब्दुल कलाम आजाद ही स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करता था। अब्दुल कलाम आजाद ही स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री हुआ करता था। और साथ ही साथ अब्दुल कलाम आजाद 1923 ईस्वी का जो विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, कांग्रेस का 1923 ईस्वी का विशेष अधिवेशन दिल्ली से कौन किया था? अब्दुल कलाम आजाद। उसके बाद 1940 ईस्वी में 1940 ईस्वी में रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, सबसे अधिक समय तक अधिवेशन करने वाला व्यक्ति कौन था? अब्दुल कलाम आजाद। कहने का मतलब यह हुआ, रामगढ़ में जो 6 साल तक चला था, 1940 से लेकर 46 तक। रामगढ़ कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। उस टाइम के बिहार में था। उस सबसे अधिक समय तक अधिवेशन करने वाला व्यक्ति कौन था? आज जब कांग्रेस कमेटी का बैठक 14 जुलाई 1942 ईस्वी का बैठक हुआ था महाराष्ट्र के ग्वालियर टैंक में, था उस बैठक का जो अध्यक्षता किया था वो कौन किया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, तो उस आंदोलन को लेकर जो विशेष बैठक हुआ था, उस बैठक का जो अध्यक्षता किया था कौन किए थे? अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद। और इसका पुस्तक का नाम है अल हिलाल। अल हिलाल। अल हिलाल। अल हिलाल किसका पुस्तक है? अब्दुल कलाम आजाद का। अब्दुल कलाम आजाद। अधिसूचित क्षेत्र क्या हुआ? हाँ, एगो अली बंधु था। ना एगो अली बंधु था, एगो मोहम्मद अली था, ठीक है ना। एगो शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और इसमें था ऑप्शन में, एगो था ना मोहम्मद अली था और शौकत अली था। मोहम्मद अली और शौकत अली, इसमें 2 व्यक्ति था, मोहम्मद अली और शौकत अली। और यही मोहम्मद अली काकीनाडा 1923 ईस्वी का अधिवेशन किया था। 1923 का जो अधिवेशन हुआ था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में, तो यही अधिवेशन किया था मोहम्मद अली। और इकबाल, इकबाल कौन था जानते हैं ना? मोहम्मद पाकिस्तान साउथ कौन करता था? इकबाल। कौन करता था? इकबाल। अधिसूचित क्षेत्र समिति का सदस्य कौन है? तो अधिसूचित क्षेत्र समिति का जो सदस्य है वैसा कार्य जो इस भारत सरकार या राज्य सरकार का कार्य वर्तमान में चल रहा होता है, यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कार्य वर्तमान में जहां चल रहा होता है वैसे क्षेत्र को ही अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिसूचित क्षेत्र। वैसा क्षेत्र जहां पर वर्तमान में भारत सरकार या केंद्र सरकार का कार्य चल रहा होता है वैसे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? अधिसूचित क्षेत्र बोलेंगे। और अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत 8 गो आता है। कितने क्षेत्र आता है? 8। जैसे नगर निगम हो गया, नगर निगम हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर पालिका हो गया, नगर परिषद हो जाएगा, नगर परिषद हो जाएगा, उसके बाद पंचायत हो जाएगा। तो ये सब किसका क्षेत्र में आता है? अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो वैसा क्षेत्र जहां पर राज्य सरकार द्वारा उस क्षेत्र को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। वैसा क्षेत्र जहां पर राज्य का कार्य संचालन किया जाता है वर्तमान में, वैसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिसूचित क्षेत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जो प्रस्तावक था उसका नाम क्या था? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर। क्या बता रहे हैं? पढ़ो सर जॉन शोर। देखिए, जो प्रथा था ना किसानों से वसूली करने का 3 प्रकार का था। कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का था मेरे भाई। 3 प्रकार था। एक था मेरे भाई जमींदारी। क्या था मेरे भाई? जमींदारी। जमींदारी था। और एक था मेरे भाई रैयतवारी। क्या था? रैयतवारी। रैयतवारी। और एक क्या था? महलवारी। क्या था? महलवारी। महलवारी। जो जमींदारी प्रथा था यह पश्चिम बंगाल, कुछ एरिया उड़ीसा हो गया, कुछ एरिया बिहार हो गया, लगभग 19% एरिया पर जमींदारी प्रथा था। 19% एरिया में क्या था? जमींदारी था। वही बात किया जाए रैयतवारी का, तो रैयतवारी का लगभग 51% एरिया पर कैसा था? रैयतवारी था। 51% एरिया पर क्या था? रैयतवारी। और वही महलवारी की बात किया जाए 30% एरिया पर था। कितना प्रतिशत एरिया पर था? तब भारत में किसानों का टैक्स वसूलने के लिए 3 प्रकार की प्रथा था: जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी। जमींदारी, रैयतवारी और महलवारी।
जो जमींदारी प्रथा था डायरेक्ट इसमें जो किसान का उछलने के लिए एक जमींदार ब्रिटिश कंपनी के द्वारा नियुक्त कर दिया जाता था और जमींदार वर्ग ही किसानों से टैक्स उछलता था, ठीक है ना। और टोटल किसान से 11 हिस्सा उछलता था। ऊपर से कितना हिस्सा उछलता था? 11 हिस्सा उछलता था, जिसमें से 1/11 हिस्सा खुद जमींदार रख लेता था। 1/11 हिस्सा खुद जमींदार रख लेता था और 10/11 किसको देता था? कंपनी को देता था। किसको देता था? कंपनी को। यानी कि जमींदारी प्रथा के अंतर्गत टोटल किसान से जमींदार वर्ग कितना हिस्सा उछलता था? 11 में से 1 हिस्सा कौन रख लेता था? जमींदार खुद। और 10 हिस्सा किसको देता था? कंपनी को देता था। और इसका जो योजनाकार था जमींदारी प्रथा का, सर जॉन सोर बार बार बतिया रहे हैं। एक चीज हमेशा याद रखिए, ठीक है ना। हमेशा जीवन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जीवन में एक बता रहे हैं, बाप का नसीहत, बाप का जो नसीहत होता है ना, बाप का नसीहत और घर का मुसीबत, यदि आपको याद नहीं है ना तो आप समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। आप पढ़ने के लिए आए हैं घचर जैसे आप किसी से बात करते हैं क्लास से, तो मोबाइल लेकर मत आइए, माइंड का बंटवारा कर देता है ये सब चीज, ठीक है ना। एग्जाम में यदि यहाँ पर 1/11 का जगह 2/11 भी मारा जाएगा ना तो क्वेश्चन कितना लाख बच्चा से पीछे कर देगा, समझ रहे ना। और उतना घड़ी मतलब धनी भर के नहीं है हम लोग, समझ रहे ना। बस खाते हैं कमाते हैं, उतना ही औकात है। और अमीर बढ़ रहता है ना, उसको कुछ रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहा जाता है ना, अमीर के घर पर कौवा भी है ना तो मोर नजर आता है। अमीर के घर पर कौवा भी है तो उसको मोर नजर आता है, और गरीब का क्या हुआ? बता रहे थे, ठीक है ना, डिस्ट्रैक्ट कर दिया। कितना अच्छा बात बोलने जा रहे थे, वो का ही पगला। चलिए, जमींदारी प्रथा कितना प्रतिशत था? 19। सब गड़बड़ कर दिया मनुआ। जमींदारी प्रथा कितना प्रतिशत था? 19। और इसका जो योजनाकार था सर जॉन सोर, और ये किसके कार्यकाल में योजना बना था? लॉर्ड कर्नवालिस। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल में बनाया था। लॉर्ड कर्नवालिस, लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल में बना था, ठीक है ना। और सर जॉन सोर जो था, सर जॉन सोर लगभग 19% एरिया में जमींदारी प्रथा उछलता था, और इसके लिए जमींदार को नियुक्त कर दिया था। और जमींदार किसान से 11 हिस्सा उछलता था। 11 में से 1 हिस्सा खुद जमींदार लगता था, और 10/11 हिस्सा किसको देता था? कंपनी को देता था। वही रैयतवारी की बात किया जाए, टोटल दक्षिण भारत में 51% एरिया में रैयतवारी उछला जाता था। और 51% में से सबसे पहला 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में बड़ा महल में उछला गया था। और रैयतवारी किसके द्वारा उछला गया था? रैयतवारी हेक्टर मुनरो था और कर्नल रीड। हेक्टर मुनरो था
और कर्नल रीड, कर्नल रीड, हेक्टर मुनो कर्नल रीड, हेक्टर मुनो कर्नल रीड। और यह उछला जाता था 92 मतलब 51% हिस्सा पर। अब पहली बार तमिलनाडु का बड़ा महल पर और आगे चलकर 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में यह हिस्सा उछलने लगा। संपूर्ण मद्रास में कब से उछलने लगा? 1820। वही बात किया जाए बंबई प्रांत में, तो बंबई प्रांत में यह उछलने जाने लगा 1825। और संपूर्ण दक्कन के क्षेत्र में 1858 से स्टार्ट हो गया। तब पहली बार बरामहल के क्षेत्र में उछला गया था रैयतवाड़ी। कब उछला गया था? आप बरामहल से एक गांव से उठकर पूरा शहर में मद्रास के प्रांत में कब से उछलने लगा? 1820। और वही बंबई प्रांत में अब पूरा दक्कन वाला में 1858। वही बात किया जाए महलवाड़ी का, तो जितना भी पश्चिम उत्तर प्रदेश है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान हो गया, अब पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, उस एरिया में उछला जाता था क्या? महलवाड़ी। अब महलवाड़ी का जो योजनाकार था हॉल्ट मैकेंजी। क्या नाम था बाबा? हॉल्ट मैकेंजी। और हॉल्ट मैकेंजी जो था, महलवाड़ी 30% एरिया पर उछला जाता था। कितना प्रतिशत पर? 30%। और बाद में इसमें आ गया टॉमस। कौन उछलने लगा? टॉमस व्यक्ति जो था, इसको सबसे ज्यादा योजनाकार बनाया था। टॉमस नाम का जो व्यक्ति था, सबसे ज्यादा योजनाकार बनाया था इसका, मतलब काफी ज्यादा इसको प्रसिद्धि दिलवाया था महलवाड़ी का। तो बताइए, किसानों से टैक्स वसूलने का कितना व्यवस्था है? कौन कौन? जमींदारी कितना प्रतिशत पर? रैयतवाड़ी कितना प्रतिशत पर? और महलवाड़ी कितना पर? 30। जमींदारी प्रथा 1793। जमींदारी प्रथा 1793। और ये रैयतवाड़ी कब से स्टार्ट हुआ? 1792। अब महलवाड़ी 1822। वही बात किया जाए जमींदारी प्रथा में जो टैक्स उछला जाता था, टैक्स टोटल किसान से कितना उछला जाता था? 11 में से 10 हिस्सा किसको मिलता था? और एक हिस्सा कौन लगता था? जमींदार। तो इसके किस कंपनी के बीच में रहता था जमींदार? कौन रहता था? जमींदार। और जमींदार के नीचे कौन रहता था? किसान। कौन रहता था? किसान। वही बात किया जाए रैयतवाड़ी का, तो रैयतवाड़ी में डायरेक्ट कंपनी किसानों से उछलता था। किससे उछलता था? किसान से। और वही महलवाड़ी में इसके लिए एक मुखिया नियुक्त कर दिया जाता था। मुखिया या लंबरदार, मुखिया या लंबरदार नियुक्त कर दिया था। और यह जाके किसान से उछलता था। और इसमें जो उछलता था, पहले 2/3 हिस्सा उछलता था, यानी 66%। और बाद में इसको 2/3 से कितना कर दिया? 50%, यानी 1/2। और जो रैयतवाड़ी व्यवस्था था, ये कितना प्रतिशत उछलता था? 1/2, यानी कि 50%। यानी कि किसान का आधा हिस्सा डायरेक्ट कंपनी रख लेता था, ठीक है ना। और वही महलवाड़ी में पहले जो उछलता था 2/3, अब बाद में कितना कर दिया? 1/2। ये था जमींदारी का प्रथा में, रैयतवाड़ी के बारे में। और किसके बारे में था? महलवाड़ी के बारे में। हाँ, जमींदारी को सूर्यास्त कानून कहते हैं। तो बताइएगा, तो निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्ताव था? सर्जन सूर। भारत में ध्वनि का वेग सबसे तेज किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में। किसमें होता है? ठोस में। ध्वनि और निर्मात का जस्ट उल्टा संबंध होता है। ध्वनि सबसे अधिक किसमें गमन करता है? ठोस में। उसके बाद किसमें करता है? द्रव में। उसके बाद गैस में। किसमें करता है? गैस में। और किसमें करवे नहीं करता है? किसमें नहीं करता है? निर्वात में। किसमें नहीं करता है? निर्वात में नहीं करता। किसमें? निर्वात में। और सबसे अधिक किस ठोस में गमन करता है? एल्युमिनियम में। किसमें करता है? एल्युमिनियम में। और एल्युमिनियम कितना करता है? 6420 मीटर पर सेकेंड। वही बात किया जाए एल्युमिनियम के बाद निकेल का। निकेल में जो गमन करता है वह 60-40 करता है। 60-40 मीटर पर सेकेंड। 60-40 मीटर पर सेकेंड। वही बात किया जाए निकेल के बाद स्टील का। और स्टील में जो गमन करता है कितना करता है?
60 59 कितना करता है? नहीं 60 59 नहीं, 59 60 और वही बात किया जाए लोहा में, लोहा में जो गमन करता है कितना करता है? 59 50 कितना करता है? 59 50। वही बात किया जाए पित्तल में, सब मीटर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में, और पित्तल में जो गमन होता है वह 4700 होता है। कितना होता है? 4700 मीटर पर सेकेंड। और वहीं कांच में, फ्लिंट कांच में जो गमन होता है वह 38 और कितना होता है? सॉरी 39 80 होता है। कितना होता है? 39 80 होता है। 39 80 मीटर पर सेकेंड, 39 80 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे अधिक गमन किसमें होता है? लोहा में। उसके बाद किसमें होता है? निकेल। उसके बाद लोहा। उसके बाद किसमें होता है? उसके बाद कांच के बाद होता है किसमें होता है? हाइड्रोजन में होता है। किसमें होता है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में होता है, इसमें कितना होता है? 1248। हीलियम की बात किया जाए तो हीलियम में 965। हीलियम में कितना होता है? 965। वही बात किया जाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन में कितना होता है? 346। सब मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में पानी में बताते हैं। उसके बाद बात किया जाए ऑक्सीजन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो होता है ना 326 होता है, 326 CO2 में 26 मीटर पर सेकेंड। अब बात किया जाए द्रव में, तो द्रव की बात किया जाए, एक होता है समुद्री जल, एक होता है आसु जल। समुद्री जल और आसु जल। तो समुद्री जल जो होता है समुद्री जल, एक होता है आसुत जल। तो समुद्री जल में कितना होता है? 15 कितना होता है उसमें? 1500 मीटर पर सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है ना। इस आसुत जल का होता है 1498। तो याद रखना क्या है? सबसे अधिक गमन किसमें होता है? एल्युमिनियम। उसके बाद किसमें होता है? उसके बाद लोहा। और लोहा के बाद किसमें होता है? पित्तल। उसके बाद कांच में होता है। और किसमें होता ही नहीं है? निर्वात में। किसमें नहीं होता है? निर्वात में। उसके बाद भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था। देखिए उद्देशिका शब्द कहां से लिया गया है? उद्देशिका शब्द कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है ना। और उद्देशिका की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। एक होता है उद्देशिका कहां से लिया? प्रस्तावना शब्द कहां से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया। और उद्देशिका कहां से लिया गया है? अमेरिका। कहां से लिया गया है? अमेरिका। अब पहली बार इस संविधान संशोधन हुआ बेलेसमा संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया था: समाजवादी, अखंडता, पंथनिरपेक्ष। सांप याद रखेगा, समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष। आइए बेलेसमा संविधान संशोधन 1976, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। और इसी के तहत सरदार स्वान सिंह कमेटी की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। बेलेसमा संविधान संशोधन 1976। और 44वां को क्या कहा जाता है? देखिए जितना भी जोड़ा गया था बेलेस के तहत और जितना भी हटाया गया था, बहुत सारा बात है, सब करा देंगे, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसने 1940 ईस्वी में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था? बिना हुए शुरू नहीं किए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महाराष्ट्र के पवनार से महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी जैसे ही स्टार्ट किए तो लगभग इससे 25,000 व्यक्ति शामिल हुआ। कितना व्यक्ति शामिल हुआ? 25,000। उस 25,000 में शामिल होने वाला पहला व्यक्ति था विनोबा भावे। कौन था? विनोबा भावे। और दूसरा जो व्यक्ति था जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा व्यक्ति था ब्रह्मदत्त। देखिए पहली बार बात किया जाए तो देखिए जो सत्याग्रह, इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। सत्याग्रह को क्या कहते हैं? दिल्ली चलो। वो सुभाष चंद्र बोस वाला अलग है, ये अलग है। तो सत्याग्रह जो आंदोलन शुरू किए थे, सत्याग्रह आंदोलन, यह आंदोलन शुरू किए थे महात्मा गांधी। किसे शुरू किए थे? महात्मा गांधी ने किया था। इसकी कहानी भी है। यह शुरू हुआ था 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940 से शुरू किए थे। और जैसे महात्मा गांधी महाराष्ट्र के पवनार से शुरू किए, महाराष्ट्र के पवनार से, तो लगभग
लगभग इसमें कितना व्यक्ति शामिल हुए? 25,000। कितना व्यक्ति शामिल हुए? 25,000। और उस 25,000 में पहला व्यक्ति जो थे, पहला व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था? विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा भावे। और विनोबा भावे के बाद जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। और दूसरा व्यक्ति कौन हुए थे? तीसरा व्यक्ति ब्रह्मदत्त। कौन हुए थे? ब्रह्मदत्त। तो शुरू किया था कौन? महात्मा गांधी। पहला व्यक्ति मानने वाला कौन था? विनोबा भावे। वही बिहार में यही सत्याग्रह आंदोलन 27 नवंबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ। यही बिहार में सत्याग्रह आंदोलन, यही कैसा था सत्याग्रह? बिहार में कब शुरू हुआ था? 27 नवंबर 1940। इसको शुरू करने वाला पहला बिहारी थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह। दूसरा व्यक्ति कौन थे? अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण सिंह। और तीसरा कौन थे? गौरी शंकर। तीसरा कौन थे? गौरी शंकर। तो बिहार का, ध्यान दीजिएगा, बिहार का पहला सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। और तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तीसरा सत्याग्रही कौन थे? गौरी शंकर। दूसरा कौन थे? पहला। और वही देश के तौर पर श्री कृष्ण सिंह थे। कृष्ण नारायण शंकर नहीं, श्री कृष्ण थे। बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री थे ना, क्या बोले? बोले ना। अच्छा अच्छा अच्छा, कृष्ण है, नारायण है और शंकर है, याद करने का ट्रिक है। कृष्ण, नारायण और शंकर। और इधर में विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मदत्त। तो सत्याग्रह शुरू करने वाला पहला व्यक्ति कौन हुआ था? महात्मा गांधी। अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति कौन था? और तीसरा व्यक्ति कौन था? ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन था? ब्रह्मदत्त। और बिहार का प्रथम सत्याग्रही कौन था? और दूसरा और तीसरा गौरी शंकर। कौन था? गौरी शंकर। बात किया जाए पूर्णिया राज्य की। पूर्णिया निम्नलिखित जिलों में से कौन सा उत्तर पश्चिम, एकदम कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आप देखिए, उत्तर पश्चिम जलोढ़ दोमट मिट्टी का भाग नहीं है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय। बताइए पूर्णिया जो है उत्तर पश्चिम में है कि उत्तर पूर्व में है? उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। पूर्णिया के देखिएगा, पूर्णिया के तो ये बिहार है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कितना जिला है? 38 जिला है। बिहार में जिला की संख्या कितना है? 38। और 38 में यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पर किशनगंज है, इसके बगल में अररिया है, इसके बगल में आइएगा तो यहाँ पर पूर्णिया है। क्या है? पूर्णिया। अब पूर्णिया देखिए, यह उत्तर पूर्व में है कि उत्तर पश्चिम में है? उत्तर पूर्व में है ना। वहां पर दिया था क्या? उत्तर पश्चिम। तो क्या पूर्णिया उत्तर पश्चिम में है? तो यही हो जाए। किस एरिया में है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है ना, कॉमन सेंस वाला था। बहुत सारा इसमें सब गलत मारा होगा। तेरे के ये सब मैप याद रहेगा ना तो हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर पश्चिम जलोढ़ दोमट का मैदान का भाग नहीं है? कौन हो जाएगा? पूर्णिया। बताइए सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर। सिल्क सिटी किसे कहते हैं? सिल्क सिटी किसे कहते हैं? भागलपुर। सिल्क सिटी। बिहार के किस जिला को धान का डलिया कहते हैं? बिहार के किस जिला को? रोहतास। किसे कहते हैं? रोहतास। बिहार के किस जिला को सोना के नगरी कहते हैं? जमुई। जमुई का करमटिया नगर है। जमुई का करमटिया नगर है। जमुई का करमटिया। और बिहार के किस जिला में, बिहार के किस जिला में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। और बिहार का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? गया। सबसे उत्तरी जिला? पश्चिमी चंपारण। सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण। और सबसे पूर्वी जिला? किशनगंज। सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। और सबसे पश्चिम जिला? कैमूर। सबसे पश्चिम जिला कैमूर। सबसे पश्चिम जिला कैमूर। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन सा जिला है? गया। सबसे वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। कौन सा है? किशनगंज। अब बिहार का सबसे ठंडा वाला जिला? गया। सबसे कम वर्षा कहाँ होता है?
गया में होता है। कहाँ होता है? बिहार का क्षेत्रफल से सबसे अधिक क्षेत्र वाला जिला और सबसे कम क्षेत्र वाला जिला शिवहर। कौन सा होता है? शिवहर। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर। कौन सा है? शिवहर। और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला शिवहर। कौन सा है? शिवहर। और सबसे कम जनघनत्व क्या हुआ? जनघनत्व है, जनसंख्या वाला है। और सबसे अधिक सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर। और गन फैक्ट्री के नाम से किस जिला को जाना जाता है? मुंगेर। किसे जाना जाता है? मुंगेर। ठीक है ना? आज के लिए देते इतना है, ठीक है ना? जय हिंद, जय भारत। एक डायलॉग बोल देखा।